नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि की विशेषता, समस्या और नीतियों का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि में सुधार। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम इंडियन इकोनॉमिक्स की कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं वीडियो। इसमें चौथा पॉइंट दे रखा है भारतीय कृषि में सुधार। भारतीय कृषि का सुधार का मतलब क्या है बेटा? आपको पता है कि आज़ादी को 70 साल हो गए हैं और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारे किसानों के पास अभी सिंचाई के साधन नहीं है, वित्त की सुविधा नहीं है, बाज़ार में माल बेचने के लिए कोई अच्छा बाज़ार नहीं है, गोदामों की समझ लो प्रॉब्लम है, ठीक है, और सिंचाई का भी अभाव है, परंपरागत दृष्टिकोण है, छोटे छोटे खेत हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारी कृषि के अंदर हैं आज भी, तो उसको सुधारना है। तो बेटा कृषि में सुधार जो है वो एक तरफ से नहीं हो सकता, उसको 3 तरफ से करा, मतलब 3 तरीके से हम आज की कृषि में सुधार करने वाले हैं। जैसे पहला है तकनीकी सुधार, दूसरा संस्थागत सुधार और तीसरा क्या है? सामान्य सुधार। तकनीकी सुधार का मतलब है कि हम किसानों को HY जो है बीज वो देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, ट्रैक्टर वगैरह के बारे में बताएंगे। दूसरा है संस्थागत सुधार। अब संस्थागत सुधार का मतलब है कि जहाँ पे जो बिचौलिए हैं उनको अलग कर दिया जाए, चकबंदी खेती कर दी जाए, लगान को नियमित कर दिया जाए, भाई इतने लगान ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, इसको कहेंगे हम संस्थागत सुधार। और जो ब्याज की दर है वो उसे कम कर दिया जाए। फिर बेटा सामान्य सुधार। सामान्य सुधार में आएगा सिंचाई के साधन है, साख का प्रबंधक वगैरह है, और कीमत समर्थन नीति है, विपणन के लिए बाजार वगैरह उपलब्ध कराना है। ये तीनों सुधार को हम अभी सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं तकनीकी सुधार। अब तकनीकी सुधार मतलब है नई कृषि रणनीति, इसे आप हरित क्रांति वगैरह भी बोल सकते हो। तो उसमें सबसे पहला काम किया गया है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। जो अधिक उपज देते हैं उन बीजों का प्रयोग किया गया। अब जो हरित, जैसे कि पहले जो बीज होते थे उसमें 4-5 बीज डालो तब जाकर 2 या 3 बीज उगते थे और पैदावार भी इतनी खास नहीं होती थी। अब हमने जो बीज बनाए हैं, जो रासायनिक वगैरह के टेक्नोलॉजी बनाए, तो हर बीज में एक पौधा निकलता है और वो पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन भी देता है। ठीक है, पढ़ लेते इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हरित क्रांति के अंतर्गत भारतीय कृषि में अधिक उपज देने वाले बीजों ने परंपरागत बीजों का स्थान ले लिया है। गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार तथा कपास के लिए विशेष रूप से अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग से फसल में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। सुधार था हमारा रासायनिक खादों का प्रयोग, मतलब हम अपनी जो जैविक खाद थी उसकी जगह रासायनिक खादों का प्रयोग करके उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किए जाने लगा है। रासायनिक खाद के प्रयोग में समय के साथ काफ़ी वृद्धि होने लगी है। मतलब जहाँ पर हम पहले 2 या 3 फसल उगाते थे, रासायनिक खाद से हम अब 3 से 4 फसल भी उगाने लगे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। भाई पहले जो हमारे खेत बाड़ थे उसमें कीड़ा लग जाता था, पूरी फसल खराब हो जाती थी, या टिड्डे आ जाते थे, पूरी फसल खराब हो जाती थी। और आज हम रासायनिक पदार्थों या रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके उन कीड़ों मकोड़ों को जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। तो ये भी हमारे एक तरीके से देखा जाए तकनीकी सुधार है। फसलों को बीमारी तथा कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उचित प्रयोग के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। साथ ही उपज देने वाले तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। जो अधिक उपज देने वाली तकनीक है उसका भी हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। और चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक खेती का प्रबंध व्यवहार। मतलब अब हम वैज्ञानिक खेती करने लगे। अब वैज्ञानिक खेती क्या होती है? मतलब विज्ञान उगाने लगे? नहीं। अब पहले जो खेती करते थे, परंपरागत खेती करते थे, कुछ किसान कहते थे नहीं हम गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ उगाएंगे, कोई कहता चावल उगाते हैं तो चावल उगाएंगे, पर नहीं। आज हम पहले मिट्टी को एनालाइज करते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं, और मिट्टी का परीक्षण करने के बाद फिर देखते हैं उसमें कौन सी फसल उगानी अच्छी होगी और कौन कौन सी खाद देनी चाहिए और कब कब उसमें प्रयोग करना चाहिए, मतलब नमी कितनी है वगैरह वगैरह। ऐसी खेतियों को हम वैज्ञानिक खेती कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि परंपरागत के स्थान पर अब हम वैज्ञानिक खेती करने लगे हैं, पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जैसे भूमि की तैयारी करना, फसल हेरफेर,
बीज का चुनाव और उर्वरकों का प्रयोग। भूमि तैयार करना मतलब भूमि को किस खेती के लिए तैयार करना, मैंने कहा था लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, उसके हिसाब से हम उसमें खेती बाड़ी करेंगे। फसल हेर फेर, फसल हेर मतलब 2 खेती गेहूं की करो, फिर 1 खेती दाल की करो, फिर चावल की करो, मतलब चक्रीय खेती आप करोगे तो फसल भी अच्छी होती है। बीज का चुनाव, बीज पहले हम परंपरागत कर रहे हैं, अब हम HYB वाले बीज को यूज़ करेंगे। उर्वरकों का प्रयोग मतलब अब हम खाद वगैरह का प्रयोग भी करेंगे। खेती में यंत्रीकृत साधन, ये आपको नाम से पता चल गया, यंत्रीकृत मतलब यंत्र। यंत्र मतलब खेतों में हम ट्रैक्टर है, नलकूप है, ट्यूबवेल है, तो इन चीज़ों का उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि छोटे किसान जो लोग हैं, वो जो छोटे किसान हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका पैसा नहीं है, तो उसके लिए सरकार, सहकारी बैंक और वहाँ की जो संस्था हैं, जो NGO वगैरह, वो सामने आई और उनको सस्ते दामों पर लोन दिया गया ताकि वह वो यंत्र को खरीद सके और अपनी खेती को या अपने जो एग्रीकल्चर है उसको सही तरीके से सुधार सके। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खेती के यंत्रीकृत संसाधनों का प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। छोटे किसान को सहकारी समितियाँ, छोटे तथा सीमांत कृषक एजेंसियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्य बैंकों से कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए सस्ते ब्याज पर पूंजी प्राप्त होती है, जिससे कि वह अपने लिए कुछ यंत्र खरीद लें ताकि कृषि को करने में आसानी। सुधार क्या था बेटा? दूसरा सुधार था संस्थागत सुधार तथा भूमि सुधार। मतलब आपको अपनी भूमि और संस्था को सुधार करना है, जो उसके बीच में बहुत सारे जो पैटर्न थे, जैसे कि मैंने कहा लगान, चकबंदी, मध्यस्थ, उनको हटाना है, बिचौलियों को हटाना है। उसमें हमने संस्था का सुधार किया। तो पहला सुधार क्या? मध्यस्थों का उन्मूलन, मतलब जो बीच में बिचौलिया होते हैं उनको हटाना हमारी पहली जिम्मेदारी बन गई थी। और जो जमींदार और किसानों के बीच में खाई पटी थी ना, उसको मतलब जो खाई थी उसको पाटने का काम किया गया। क्योंकि देखो, एक तरफ जमींदार होता था, एक तरफ किसान होता था, बीच में बिचौलिया होता था। वो जमींदार को कम देता था और किसानों से ज़्यादा लेता था, और बीच में बैठकर वो ज़्यादा पैसा कमाता था। तो उनको हटाने का काम किया गया। तो उसमें लिखा है जमींदारों और किसानों के बीच की खाई की पाट दिया, मतलब उनके बीच जो खाई थी वो पाट दिया, अर्थात जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों को दे दी गई। अब क्या करा, कुछ जमींदार थे उनसे ज़मीन लेके किसानों को ही दे दी। ये आज़ादी के बाद हुआ था, ध्यान रखना। तो जो भी भूमिहीन किसान थे उनको पास ज़मीन तो थी नहीं, तो इसलिए हमने क्या करा, वो जो जमींदार थे, जो अंग्रेज जमींदारों को उस भूमि का मालिक बना के ले गए थे, उनसे भूमि छीन कर वो अब किसानों को दे दी गई थी जो भूमिहीन थे। तो ये काम था मध्यस्थगान को नियमन। मतलब पहले क्या करते थे, जो भूमिहीन किसान से जो जमींदार थे वो मनमर्जी लगान वसूल करते थे, जिसके कारण किसानों का शोषण होता था और किसान धीरे धीरे पिछड़ने लग गए थे। तो हमने क्या करा, उसका जो लगान है वो नियमित कर दिया, मतलब उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त करने के लिए लगान निश्चित कर दिया गया, और ये 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका लगान, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लगान अगर नियमित कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो किसानों को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनकी थोड़ी बचत हो जाती है, अब वो अपने जो गरीबी में जी रहे थे उससे थोड़ा सा उभरने लग जाता है। काम क्या किया उन्होंने बेटा, चकबंदी शुरू कर दी। अब चकबंदी क्या थी, हमने पढ़ा था ना, किसानों के जो खेती थी छोटे छोटे खेत थे और जगह जगह बिखरे हुए खेत थे। तो सरकार ने क्या करा, उन सभी को खेतों को एक जगह इकट्ठा करके, मतलब इधर उधर जो खेत पड़े थे उसको एक जगह ला कर रख दिया, उठा कर नहीं, मतलब जगह आवंटन कर दी कि वहाँ पे छोड़ो, वहाँ पे कितनी जगह थी, इतनी थी, वहाँ पे कितनी, तो सबको मिलाकर उन्हें एक खेत दे दिया गया। उससे क्या हुआ, उनकी खेती बड़ी हो गई। अब वहाँ पे आराम से नई टेक्नोलॉजी से यूज़ करके भी किसानी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चकबंदी वह अभ्यास है जिससे किसानों को उसकी इधर उधर बिखरी हुई भूमि या खेतों की बजाय एक ही स्थान पर भूमि आवंटित कर दी। मतलब जगह जगह खेती थी उसको हटाकर उसको एक जगह पे जो ज़मीन है वो दे दी, वो ज़मीन बड़ी भी हो गई, अब वो उस पर अच्छे से चौथा काम क्या किया गया कि भूमि की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया। मतलब कोई भी किसान जो किसान थे उनके पास एक लिमिट से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर एक लिमिट से ज़्यादा भूमि है
तो उससे वो भूमि छीन कर एक गरीब या भूमिहीन किसान को दे दी जाएगी। इससे क्या हुआ कि जो गरीब किसान है उसके पास भी ज़मीन आ गई, जो अमीर है उस पर लिमिटेड लगा दी कि आप पे ज़मीन जितनी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आप उसे रेंट पे दोगे, भूमिहीन किसानों को दोगे और फिर वो उस पर मतलब शोषण करेंगे। इसलिए वहाँ पे एक लिमिट लगा दे कि एक किसान जो है इससे ज़्यादा भूमि नहीं रख सकता। तो वहीं लिखा हुआ है कि भूमि के वितरण में समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जोतों के आकार की उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई। मतलब खेतों के आकार की सीमा निश्चित कर दी गई ताकि एक व्यक्ति या एक परिवार उचित भूमि ही रख सके, ज़्यादा भूमि नहीं रख सके, एक उचित की मतलब मात्रा में भूमि रख सके। तो ये भी हमारा चौथा काम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। और बेटा पांचवा काम क्या गया है, सहकारी खेती। अब ये सहकारी खेती क्या है? सहकारी खेती का मतलब बेटा आपके लिए कि जहाँ छोटे छोटे किसान होते हैं तो वो अपना पैदावार तो कर नहीं सकते थे, तो वहाँ एक सहकारी खेती मतलब सहकारी सोसाइटी आती है और 4-5 किसानों को मिलाकर उनके लिए एक खेत, बड़ा खेत तैयार कर देती है ताकि उनकी जो काम करने की शक्ति वो बढ़ जाए और उपज होने के बाद वह उसे अच्छे बाज़ारों में बेच सके और अपना प्रॉफिट कमा सके। तो यहाँ क्या लिखा है, छोटे जोत मतलब छोटी खेती वाले धारकों की सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया गया। सहकारी खेती को प्रोत्साहित किया गया, साथ ही कम कीमत पर आगते खरीद सकते हैं और अधिक कीमत पर वो अपना उत्पादन बेच सकते हैं। मतलब जब सारे एक सहकारी समिति में आप जुड़ जाओगे तो समिति जो है वो सीधे ही सेलर से खरीदेगी, जो सेल करने वाले हैं, तो बीजें, खाद, रासायनिक पदार्थ जो सस्ते पड़ते हैं और फिर वो जो बहुत सारा माल बेचने जाएंगे तो वो अपने उत्पादन का अच्छा पैसा जो है वो भी वसूल कर सकते हैं। तो ये इसका पांचवा पॉइंट था बेटा। सहकारी क्या काम किया गया सरकार की तरफ से, उसमें सामान्य सुधार किए गए। अब ये सामान्य सुधार क्या थे? उसमें सबसे पहला सुधार किया गया सिंचाई सुविधा का विस्तार। आपको पता है कि आज भी भारत में 55% ऐसे किसान हैं जिनके पास सिंचाई की स्थिर साधन नहीं है, मतलब आज भी वो बारिश पे डिपेंड रखते हैं। इसलिए सरकार ने क्या कहा कि सिंचाई को प्रोत्साहन करने के लिए, खेती बाड़ी को प्रोत्साहन करने के लिए सिंचाई की छोटी और बड़ी परियोजना को उन्होंने समर्थन देना शुरू किया। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं कि सिंचाई कृषि में उत्पादकता को प्रोत्साहित रखने की सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया। देश के विभिन्न भागों में कई बड़ी तथा छोटी परियोजना जो है वो हमने शुरू की थी। ठीक है, ताकि सिंचाई में सुधार किया। जो चेंज लाया हुआ है लगान को नियमन, मतलब पहले क्या करते थे, जो भूमिहीन किसान से जो जमींदार थे वो मनमर्जी लगान वसूल करते थे, जिसके कारण किसानों का शोषण होता था और किसान धीरे धीरे पिछड़ने लग गए थे। तो हमने क्या करा, उसका जो लगान है वो नियमित कर दिया, मतलब उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त करने के लिए लगान निश्चित कर दिया गया और ये 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका लगान। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लगान अगर नियमित कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो किसानों को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उनकी थोड़ी बचत हो जाती है, अब वो अपने जो गरीबी में जी रहे। क्या कदम उठाया गया? तीसरा कदम उठाया गया नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियाँ। मतलब अब हम एक नियमित बाजार उपलब्ध कराएंगे किसानों को, जहाँ पर किसान जाकर अपनी खेती या उत्पादन को बेच सके। ठीक है, तो देश के सभी भागों में नियमित बाजारों की स्थापना की गई, हर क्षेत्र में। इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज के लिए उचित कीमत उपलब्ध कराना तथा मध्यस्थों के शोषण से बचाना था। मतलब बीच में जो बिचौलिए थे उनका जो वो शोषण करते थे उनसे बचाना था। इन बाजारों का प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त बाजार समिति द्वारा किया जाता था। मतलब यहाँ पर जो उसका प्रशासन है वो कौन करता था बेटा, वो करते थे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति। ठीक है, ये भी काम इसमें किया गया। तीसरे क्षेत्र समर्थन नीति, ये चौथा कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम था। कीमत समर्थन नीति मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मिनिमम MSP। अब ये MSP क्या है? MSP आपने देखो किसान आंदोलन बैठे हुए वो MSP के कारण बैठे हैं कि MSP को हटाया ना जाए। सरकार MSP को नहीं हटा रही है। MSP होती क्या है? मतलब जैसे कि मेरे पास कोई फसल है, मैं प्याज बेचता हूँ, सरकार ने उसका मिनिमम प्राइस जो है वो 10 रुपये रख दिया है कि 10 रुपये किलो जो है उसका प्राइस होना चाहिए।
तो अगर आप बाज़ार में जाते हो, बाज़ार में कोई इसके 9 रुपये या 8 रुपये दे रहा है प्याज के, तो वहाँ जाकर ना बेच के आप सरकार को 10 रुपये में बेच दें, क्योंकि सरकार ने मिनिमम प्राइस आपको रख रखा है। उससे ऊपर अगर बिकता है तो आप खुले बाज़ार में बेच सकते हो, और कम बिकता है तो आप सरकार को बेच सकते हो। ये थी MSP। ठीक है। इससे क्या हुआ, किसानों का शोषण होना बंद हो गया, क्योंकि पहले जो साहूकार वगैरह होते थे वो उनसे कम कीमतों पे खरीद लेते थे। अब सरकार ने एक कीमत निश्चित कर दी है, तो उससे नीचे तो कोई खरीद ही नहीं सकता। उससे ऊपर खरीदना तो खरीद लीजिए, वरना हम सरकार को जाकर बेच देंगे। ठीक है। तो वही इसमें लिखा है कि इस नीति के अंतर्गत सरकार किसानों को उसकी उपज के लिए एक न्यूनतम समर्थन कीमत देने का विश्वास दिलाती है कि इतना पैसा तो आपको कम से कम मिलेगा ही, ताकि उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित किया जा सके। मतलब बाजार में अगर कीमत कम हो गई है या गिर रही है, तो वहाँ पे जाकर आप उस कीमत पर सरकार को बेच सकते हैं। तो ये इसका चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हरित क्रांति। अगर ये आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट करें, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी आपके कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम इकोनॉमिक संबंधित कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हरित क्रांति। जब तक के लिए गुड बाय।